पार्टी अपने उरूज पर थी। खाना शुरू हो चुका था और बावर्दी वैरे तेजी से इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। खाने की इश्तिहा अंगेज महक से मेरी भूख भी चमक उठी। मैंने सोचा पहले खाना खा लूं, फिर कुछ करूंगा। ग्लोरिया उस वक्त भी गायब थी। विनोद पांडे और माइकल अलबत्ता वहां मौजूद थे और एक दूसरे से काफी फासले पर खड़े हुए खाना खा रहे थे। मैंने भी एक प्लेट में खाना निकाला और टहलता हुआ मेजबान के नजदीक चला गया। मेरे सवाल का जवाब उसने सरसरी अंदाज में दिया तो मैंने अचानक आहिस्ता से कहा, अहमद अली साहब, मेरा ताल्लुक अखबार से है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यहाँ रॉ और CIA के एजेंट क्या कर रहे हैं? अहमद अली के हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। उसने घबरा कर मेरी तरफ देखा, बोला, कौन कहता है कि यहाँ? मैंने उसकी बात काट दी, कहा, मैं कहता हूँ। मैंने जानबूझकर जारहाना अंदाज अपनाया था, वरना वक्ती धचके से संभलने के बाद वो मेरे काबू में नहीं आता। फिर बोला, मैं कहता हूँ कि यहाँ रॉ और CIA के एजेंट मौजूद हैं। वो लोग अब भी यहाँ मौजूद हैं। कहें तो सबूत के तौर पर उन्हीं को पकड़ लाऊं? अहमद अली ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, वो फौरी धचके से संभल चुका था। मैंने पहले की तरह जारहाना अंदाज में कहा, तो फिर मान लीजिए कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं। वो बोला, हाँ मान लूं, ताकि तुम अपने उस चीथड़े के जरिए मुझ पर कीचड़ उछालो, मुझे ब्लैकमेल करो। मैंने कहा, पहली बात तो ये कि जिसे आप चीथड़ा कह रहे हैं वो एक बड़ा और मारूफ इंग्लिश अखबार है। दूसरी बात यह कि अगर मुझे ब्लैकमेल ही करना होता तो आपके पास हरगिज ना आता। मेरे कैमरे में वो तस्वीरें महफूज हैं जिनमें आप उन दोनों के साथ खड़े हैं। मैंने ब्लफ किया। फिर कहा, और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे शुबा है कि वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो आप मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मगर वतन दुश्मनों का अजली दुश्मन हूँ। अहमद अली साहब ने तवील सांस लेकर मुझे देखा और थके हुए अंदाज में बोले, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे पास कलम की ताकत जरूर है, मगर वो इंतहाई खौफनाक लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मुल्क एक सहाफ़ी से और कोई माँ अपने बेटे से महरूम हो जाए। वो लोग कलम की नहीं बल्कि गोली की जबान समझते हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। विनोद पांडे इसी तरफ आ रहा है। आप अंदर चले जाएं और अपने किसी मुलाजिम को हिदायत करके जाएं कि वो 10 मिनट के बाद मुझे भी वहीं पहुंचा दे। मैं आपके काम आना चाहता हूँ। वो बोला, तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वो कुछ कहने ही वाले थे कि एक मुलाजिम ने आकर उन्हें इत्तला दी कि आपका फोन है। विनोद पांडे उस वक्त हमारे नजदीक पहुंच चुका था। अहमद अली साहब अंदर की तरफ बढ़े तो वो टहलता हुआ मेरे नजदीक आ गया और बोला, हेलो मिस्टर कामरान, तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान तो हुए होगे, मगर अफसोस कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो सरगोशी में बोल रहा था, मैं जानता हूँ कि CMLA ने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर अभी तक पुलिस को इस सिलसिले में अहकामात नहीं मिले। पुलिस की नजरों में तुम आज भी इश्तिहारी मुजरिम हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाऊं, तुम खुद ही यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ। खामखा की परेशानी से बच जाओगे। पुलिस भी तुम्हें ज्यादा देर तक गिरफ्तार नहीं रख सकती, मगर जब तक उसे ऊपर से अहकामात मिलेंगे उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म का जोड़ जोड़ अलहदा हो चुका होगा। हमारे आदमी हर जगह मौजूद हैं। मैं इस वक्त एक अहम मिशन पर हूँ, इसलिए तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ। मैंने माइकल को भी बहुत मुश्किल से रोका है, वरना वो तो अब तक तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर चुका होता। जाओ, अब दफा हो जाओ, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा नाम कामरान है। मैंने तो तुम्हारे मुल्क में तुम्हें नाकों चने चबवा दिए। तुम मुझे मेरे मुल्क में धमकियां दे रहे हो। यह भी तुम्हारी खाम ख्याली है कि पुलिस मुझे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेगी। मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी का मेहमान हूँ। वो लोग मुझे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करेंगे और तुम्हारा क्या ख्याल है कि उस वक्त तक मैं यहाँ बैठकर अपनी गिरफ्तारी का इंतजार करूंगा? फिर मैं कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर अब तुम्हें इस मुल्क से निकलना नसीब नहीं होगा। अचानक एक मुलाजिम मेरी तरफ आया और बोला, आपका फोन है। मैंने उन साहब से बहुत पूछा, मगर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मैंने उसे कहा, चलो मैं बात कर लेता हूँ। फिर विनोद पांडे से बोला, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अब अगर मुलाकात हुई तो हम में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचेगा। मेरी तरफ से यही पैगाम माइकल को भी दे देना। ये कहकर मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ बैरे के पीछे रवाना हो गया। मैं यूं ही कॉरिडोर में दाखिल हुआ, ग्लोरिया अचानक मेरे सामने आ गई और बोली, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो उन दोनों को देखते ही बंगले के एक कमरे में घुस गई थी। तुम तो उनकी नजरों में आ ही चुके हो। मैंने सोचा मैं पोशीदा रहकर बेहतर तौर पर तुम्हें कवर दे सकती हूँ। उस कमरे की खिड़की से लॉन का एक एक गोशा दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, आओ मेरे साथ, और मैं आगे बढ़ गया। मुझे बुलाने वाला भी कुछ फासले पर रुक गया था। एक कमरे के बंद दरवाजे के नजदीक पहुंचकर मुलाजिम ने कहा, अंदर चले जाइए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक अहमद अली साहब कमरे में मौजूद थे। उन्होंने मुझे फोन के बहाने से बुलाया था। बोले, हाँ अब कहो तुम क्या कहना चाह रहे थे, और ये खातून कौन है? मैंने कहा, ये मेरी साथी है।
मैं ये भी बता दूं कि मेरा ताल्लुक किसी अखबार से नहीं है। अहमद अली साहब घबरा कर खड़े हो गए। बोले, फिर कौन हो तुम? मैंने आहिस्ता से कहा, मैं कामरान हूँ। मेरा नाम तो आपने जरूर सुना होगा। वो एक मर्तबा फिर बुरी तरह चौंक उठे। कामरान? मगर तुम तो... मैंने कहा, हाँ, मैं दहशतगर्द हूँ, कातिल हूँ, मगर बाहर के किसी आदमी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे मुल्क में तखरीबकारी करे। अहमद अली साहब की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई और होंठों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खुद कलामी के अंदाज में बोले, न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मुझे इस उलझन से तुम ही निजात दिला सकते हो, इन लोगों से तुम ही निपट सकते हो। मैंने कहा, मगर अभी तो आप कह रहे थे कि... वो बोले, उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि तुम कामरान हो। मैंने तो सुना है कि तुमने तो इंडिया में भी इन लोगों को तिगनी का नाच नचाया है। ये कमबख्त भी इतने ढीठ हैं कि दोबारा यहाँ गए। मैंने कहा, बस इनकी किस्मत ही अच्छी थी कि वहां पर मेरे हाथों से बच गए, मगर यहाँ ये बच नहीं सकेंगे। अब बताएं आपको क्या परेशानी है? वो बोले, मैं अभी किसी न किसी तरह इन लोगों को टाल दूंगा। तुम कल किसी वक्त आ जाओ। बात खासी तफसील तलब है और मैं ज्यादा देर इनकी नजरों से गायब रहा तो इन्हें शुबा हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर मैं ग्लोरिया से मुखातिब हुआ। कहा, मैं मेन गेट से जा रहा हूं, तुम अकबी दरवाजे से निकल कर मेरे पास पहुंचो। सिक्योरिटी गार्ड्स उस तरफ भी होंगे, मगर अहमद अली साहब तुम्हें वहां से निकाल देंगे। ये कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया। मैंने सिर्फ चंद लुक़्मे ही लिए थे, मगर अब मेरी भूख मर गई थी। मैं जाने के लिए ऐसे रास्ते से गुजरा कि माइकल और विनोद पांडे दोनों ही मुझे जाते हुए देख लें। सिक्योरिटी अफसर ने फिर वही सवाल किया तो मैंने जवाब दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझसे पहले एक बैरा भी गेट से बाहर निकला था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। मैंने कहा, अभी पार्टी खत्म तो नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने लुकनत ज़दा लहजे में कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है सर। मैं समझ गया कि मेहमानों को शराब पेश करते करते 2-4 पैग उसने भी लगा लिए हैं। वो हिचकी लेकर खामखा खांसने लगा। बोला, मेरे इंचार्ज ने मुझे छुट्टी दे दी है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं सख्त लहजे में बोला, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? शराब पीकर क्या तेरी बीनाई भी जाती रही है? तू मुझे नहीं जानता। मैंने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, इंचार्ज ने तो तुझे छुट्टी ही दी है, मगर मैं हमेशा के लिए तेरी छुट्टी कर सकता हूँ। क्या तुम लोगों को इसलिए मुलाजिम रखा जाता है कि तुम मेहमानों को सर्व करने के बजाय वहाँ गुल गपाड़ा करो और कंपनी का नाम बदनाम करो? वो घिघिया कर बोला, मुझे माफ कर दें सर, मैं अभी नया हूँ, इसलिए आपको पहचान नहीं सका। मुझे बस एक मौका दे दें, आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी सजा यह है कि कपड़े उतारो और सिर्फ बनियान और अंडरवेयर में घर जाओ। वो बोला, मगर सर। मैंने टपट कर कहा, अगर मगर कुछ नहीं, अगर मुलाजिमत करनी है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वरना कल से काम पर मत आना, बल्कि अपना हिसाब किताब कर लेना। वो जल्दी से बोला, ठीक है साहब, 1 साल तक धक्के खाने के बाद तो ये मुलाजिमत मिली है। ये कहकर वो एक ऐसी गली में मुड़ गया जहां निस्बतन ज्यादा तारीकी थी। फिर उसने अपनी बुशर्ट और पैंट उतार कर मुझे पकड़ा दी। मैंने टपट कर कहा, जूते भी उतारो। उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे निकल गया, क्योंकि उसी वक्त ग्लोरिया भी उसी तरफ आ निकली थी। मैंने ग्लोरिया से कहा कि तुम जरा बाहर जाओ तो मैं बैरा बन जाऊं। वो मेरा मकसद समझकर वापस चली गई। जिस बैरे के कपड़े मैंने उतरवाए थे उसका दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने फुर्ती से कपड़े बदले। बैरे का कद मुझसे छोटा था और जिसामत में भी कम था, मगर वो कपड़े शायद उसके बदन पर लूज थे, इसलिए किसी न किसी तरह मेरे जिस्म पर आ गए। मैंने उसके सफेद जूते भी पहन लिए। जूते भी मेरे पैर में तंग थे, मगर फौरी तौर पर काम चल सकता था। मैंने अपने कपड़ों की जेबों से जरूरी चीजें निकाली और उनका बंडल सा बनाकर बाहर आ गया। बैरों वाली मखसूस पगड़ी और चौड़ी बेल्ट की वजह से मैं पहचाना नहीं जा रहा था। गली के नुक्कड़ पर ग्लोरिया मौजूद थी। मैंने अपने कपड़ों का बंडल उसके हवाले किया और कहा कि ये चीजें गाड़ी में रख दो, तुम खुद भी गाड़ी ही में मेरा इंतजार करो, मगर गाड़ी को ऐसे रुख पर खड़ी करना कि अगर हमें फौरी तौर पर फरार होना पड़े तो वक्त बिल्कुल जाया ना हो। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, क्या मैं गाड़ी में बैठी झक मारती रहूं? मैंने संजीदगी से कहा, मजबूरी है। हाँ, अगर कोई और चीज मयस्सर हो तो वो मार लेना, एक बात का ध्यान रखना। मैंने उसे गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, गाड़ी में यूं बैठना कि बाहर से कोई तुम्हें देख ना सके। अंदर से फायरिंग की आवाजें आए तो तुम अपने तौर पर जो मुनासिब समझो कर लेना। ये कहकर मैं हत्तुल इम्कान उसी बैरे की तरह चलता हुआ बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ा तो सिक्योरिटी अफसर ने मेरा चेहरा गौर से देखने की बजाय बेल्ट पर लिखा हुआ नंबर देखा और रास्ता छोड़ दिया। उसने शायद बैरे का नंबर नोट किया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़ गया। आहिस्ता चलना यूं भी मेरी मजबूरी थी कि बैरे का जूता मेरे पैर में टाइट था। मैंने चलते वक्त ग्लोरिया से वो लोशन ले लिया था जिसके लगाने से रंगत सांवली हो जाती थी। मैं वहां से सीधा बाथरूम की तरफ गया और जेब से लोशन निकाल कर चेहरे और जिस्म के दूसरे खुले हिस्सों पर लोशन लगा लिया। देखते ही देखते मेरे हाथों, चेहरे और गर्दन की रंगत स्याही माइल गंदुमी हो गई।
इस हुलिये में मुझे विनोद पांडे तो क्या, माइकल भी मुश्किल से ही पहचान पाता। बैरे की जेब से मुझे पानों का एक पैकेट भी मिला। मैंने एक पान भी खा लिया। पान मुंह में रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने साबुन की बट्टी चबा ली हो। फिर अचानक मेरी जबान और मुंह का अंदरूनी हिस्सा चूने की ज्यादती से कट गया, मगर मैंने तकलीफ जाहिर न होने दी और टहलता हुआ दोबारा मेहमानों में आ गया। मेरी नजरें माइकल और विनोद पांडे को तलाश कर रही थीं, मगर वो दोनों ही मुझे नजर नहीं आ रहे थे। उनके साथ ही अहमद अली साहब भी गायब थे। मेरी छठी हिस्स एकदम बेदार हो गई। मुझे वहां खतरे की बू महसूस हो रही थी। मुझे शुबा था कि अहमद अली साहब अपने मखसूस कमरे में होंगे और मुमकिन है कि वो दोनों हरामजादे भी वहीं हों। मैंने एक ट्रे में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें रखी और ट्रे उठाकर बेपरवाही से अंदर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में अहमद अली साहब के 2 मुलाजिम और एक गार्ड से मेरा सामना भी हुआ, मगर उन्होंने मुझ पर कोई तवज्जो न दी। मैं सीधा अहमद अली साहब के कमरे तक पहुंच गया। उनके दोनों बॉडीगार्ड्स कमरे के दरवाजे पर मौजूद होने की बजाय कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर बैठे खाना खा रहे थे। मैं कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से विनोद पांडे की करख्ता आवाज सुनाई दी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपने उस हरामजादे कामरान को हमारे बारे में क्या बताया है? अहमद अली ने कहा, मैं फिर यही पूछूंगा कि तुम किस कामरान की बात कर रहे हो? मैं इस नाम के किसी आदमी से नहीं मिला। विनोद पांडे ने कहा, माइकल ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसके लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। माइकल ने पुरख्याल अंदाज में कहा, पागलपन की बातें मत करो। यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसके जाती बॉडी गार्ड्स हैं और जितने VIPs इस पार्टी में शरीक हैं उन सब के गार्ड्स हैं। इस सूरत में हम एक ही काम कर सकते हैं कि अहमद अली को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए, मगर यह भी मसले का हल नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अब एक ही सूरत है कि हम पार्टी खत्म होने का इंतजार करें। विनोद पांडे ने कहा, इस दौरान में वो हरामजादा कामरान यहाँ दोबारा भी आ सकता है। माइकल बोला, तो आने दो, तुम उससे इतने खौफजदा क्यों हो? पांडे बोला, क्या तुम नहीं जानते कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई बदरू है, छलावा है। आज तक वो हमें जिक पहुंचाता आया है। माइकल ने कहा, अब वो इस काबिल नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके। मैंने वो बंगला तबाह कर दिया है जहां उसने हेडक्वार्टर बनाया था। उसके ज्यादातर आदमी बंगले के अंदर ही खत्म हो गए। फर्डिनेंड हमारे कब्जे में है। तैमूर शदीद जख्मी हालत में शहर के किसी प्राइवेट अस्पताल में है। ग्लोरिया भी मौजूद नहीं है। कामरान की कुव्वत मुंतशिर हो चुकी है, वो दोबारा यहाँ आने की जुर्रत नहीं करेगा। फिर वो शायद अहमद अली से मुखातिब हुआ, बोला, आपके लिए मुनासिब यही है कि हमारे कहने पर अमल करें और कामरान को भूल जाएं। अब वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अहमद अली साहब बड़बड़ाए, वो खुद भी यही कह रहा था कि मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। पूरे मुल्क की पुलिस के अलावा तुम लोग भी उसके पीछे लगे हुए हो। वो बेचारा तो खुद पनाह की तलाश में मेरे पास आया था। अहमद अली साहब ने उन्हें ये जवाब देकर बहुत जहानत का सबूत दिया था। अब वो लोग किसी हद तक मेरी तरफ से तो मुतमईन हो जाते। अहमद अली साहब ने सिलसिला कलाम जारी रखा। बोले, तुम लोगों को यहाँ देखकर वो मजीद घबरा गया था। मैंने उसे कहा कि मैं तो आजकल खुद अपनी जहनी उलझनों में गिरफ्तार हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा जवाब सुनकर वो मायूसी के आलम में यहाँ से चला गया। माइकल चहक कर बोला, ये हुई ना बात। फिर वो विनोद पांडे से मुखातिब हुआ, बोला, हमसे गलती हुई जो उसे यहाँ से निकलने दिया। मायूस और दिल शिकस्ता शख्स में तो वैसे भी मुकाबले का हौसला नहीं होता। विनोद पांडे ने पूछा, तो फिर आप वो कागजात हमारे हवाले कर रहे हैं? इनकार करने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि आपकी दोनों बेटियां हमारे कब्जे में हैं। ये बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। अहमद अली साहब मुस्तरिब होकर बोले, बकवास कर रहे हो तुम लोग, वो दोनों तो मरी के एक हॉस्टल में हैं। माइकल ने कहा, हम ये बात आपको बताना नहीं चाह रहे थे, मगर क्या करें, मजबूरी है। हमने आज ही उन दोनों को अगवा किया है। अहमद अली बोला, अगर ऐसा होता तो कॉलेज की इंतजामिया अब तक मुझे इत्तला दे चुकी होती। माइकल बोला, वो लोग आपको जरूर इत्तला देते, मगर आपकी बड़ी बेटी नवीन ने खुद ही एप्लीकेशन देकर 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। उसे दरअसल आपकी शदीद बीमारी का टेलीग्राम मौसूल हुआ था। फिर वो मक्कारी से बोला, मगर आप परेशान ना हो, दोनों लड़कियां बहुत आराम से मरी ही के एक कॉटेज में हैं। आपने हमारा काम कर दिया तो उन्हें इसी तरह आराम से हॉस्टल वापस भेज दिया जाएगा। अहमद अली बोला, तुम लोग इंतहाई कमीने और घटिया दर्जे के ब्लैकमेलर हो। उनका जुमला पूरा होने से पहले ही चटाख की जोरदार आवाज उभरी और माइकल गुर्रा कर बोला, अपनी जबान को लगाम दो और हमारी बात का हाँ या नहीं में जवाब दो, ताकि हम आइंदा का प्रोग्राम बना सकें। वैसे भी खलीज की रियासतों में आजकल खूबसूरत लड़कियों के बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। मेरी कुव्वत बर्दाश्त तब जवाब दे गई थी। मेरे 2 खतरनाक दुश्मन एक ही कमरे में मौजूद थे। मैंने सोचे बगैर ट्रे बाएं हाथ में संभाली और दाएं हाथ से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अहमद अली साहब ने बुलंद आवाज में कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैंने पैर ही से दरवाजा खोला और ट्रे लेकर अंदर दाखिल हो गया। अहमद अली साहब और माइकल एक ही सोफे पर थे। विनोद पांडे उनके बिल्कुल सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने पहली ही नजर में देख लिया कि उन दोनों के हाथ में कोई हथियार नहीं।
मुमकिन है दस्तक की आवाज़ सुनकर उन्होंने रिवॉल्वर जेबों में रख लिया। अहमद अली साहब झल्लाकर बोले, तुमसे कोल्ड ड्रिंक्स लाने को किसने कहा था? मैंने आवाज़ बदलकर मुअद्दब लहजे में कहा, आपके एक मुलाजिम ने कहा था साहब कि आपके कमरे में 2 मेहमान मौजूद हैं, वहाँ कोल्ड ड्रिंक पहुँचा दूँ? माइकल ने कहा, ठीक है रख दो। वो बहुत गौर से मेरा जायजा ले रहा था। मैं ट्रे रखने के लिए झुका तो उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और सुलगते हुए लहजे में बोला, इसी पोजीशन में रहो कामरान, हरकत मत करना वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम क्या समझ रहे थे कि बैरों वाली वर्दी पहनकर और चेहरा स्याह करके तुम माइकल को धोखा दे सकते हो? अगर मैं इतना ही अहमक और उल्लू का पट्टा होता तो आज इस मकाम पर न होता। विनोद पांडे ने कहा, मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी कि अब यहाँ नजर मत आना, मगर तुम शायद इसे मजाक समझे। चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। माइकल तुम्हारी मौत का फैसला कर चुका है। मैंने झुके झुके बरकरफ्तारी से घूमकर ट्रे माइकल के मुंह पर दे मारी। विनोद पांडे ने फायर करने की कोशिश की, मगर मैंने बरकरफ्तारी से घूमकर उसके जबड़े पर दाएं पांव की एड़ी मारी। जरब इतनी भरपूर थी कि विनोद पांडे उछल कर बाईं तरफ लुढ़क गया। मुझे यकीन था कि उसके 2-4 दांत जरूर हिल गए होंगे। इस दौरान में माइकल संभल चुका था और मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसका रिवॉल्वर तो गिर गया था, मगर उसने कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल तोड़कर उसे खौफनाक हथियार में तब्दील कर लिया। उसने अचानक पूरी कुव्वत से बोतल का नोकीला और धारदार हिस्सा मेरे पेट में घोंपना चाहा, मगर मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो उस बोतल से मेरी आंतें बाहर आ जाती। वो मेरी शर्ट फाड़ती हुई निकल गई और माइकल अपनी ही झोंक में मुझसे टकरा गया। मैंने उसका बोतल वाला बाजू बगल में दबा लिया और बाएं हाथ से उसके मुंह पर इतना जोरदार पंच रसीद किया कि मेरा हाथ झंझना कर रह गया। इस भरपूर पंच का नतीजा ये निकला कि माइकल के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो शराबियों की तरह आगे पीछे डोलने लगा। मैंने उसके चेहरे पर एक पंच और रसीद किया, मगर ये ख्याल रखा कि वो जर्ब उसके लिए जानलेवा साबित ना हो, क्योंकि अभी मुझे उससे अहमद अली साहब की बेटियों के बारे में पूछना था। मेरे सामने दीवार पर एक सीनरी आवेजा थी। फ्रेम के शीशे में देखा तो एक साया सा लहरा गया। मैं गैर शऊरी तौर पर नीचे बैठ गया। कोई अपने ही जोर में मुझसे टकराया और कलाबाजी खाकर दरवाजे के पास जा गिरा। वो विनोद पांडे था। उसने माइकल के हाथ से गिरी हुई बोतल से मुझ पर हमला किया था। अगर मैं इन वक्त पर नीचे न बैठ जाता तो वो नोकीली बोतल मेरी पुश्त से मेरी गर्दन में पेवस्त हो जाती। माइकल इस दौरान में ढेर हो चुका था। विनोद पांडे बरक़ी सूरत से उठ खड़ा हुआ, फिर मुझ पर हमला करने के बजाय उसने खुले दरवाजे से बाहर जस्त लगाई और कॉरिडोर में दौड़ता चला गया। मैंने पहले उसके पीछे जाने का इरादा किया, फिर ये सोच कर रुक गया कि बाहर सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, वो इस हालत में विनोद पांडे को निकलने नहीं देंगे। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया और जल्दी जल्दी माइकल की तलाशी ली। उसकी जेब से $4000 और 3000 पाकिस्तानी रुपयों के अलावा बहुत से लोगों के विजिटिंग कार्ड्स बरामद हुए। इन्हीं कागजात में एक लिफाफा भी था जो किसी जॉनी की तरफ से था। उसने लिखा था कि मैं तुम्हारी अमानत को कॉटेज नंबर 14 में शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉटेज के चौकीदार को मुझ पर शुबा हो गया है। वो खत पढ़कर मैंने जेब में रख लिया। उसकी जेब से बरामद होने वाले तमाम विजिटिंग कार्ड्स और नकद रकम भी मैंने अपने कब्जे में कर ली। फिर मैं उसे घसीट कर बाथरूम में ले गया और कमरे की अच्छी तरह सफाई कर दी। उन दोनों के रिवॉल्वर्स पर भी मैंने अपना कब्जा कर लिया। मुझे यकीन था कि अभी सिक्योरिटी वाले विनोद पांडे को पकड़कर यहाँ ले आएंगे, मगर वो लोग अब तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि उन्हें काफी देर पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। तो क्या विनोद पांडे उन्हें जुल देकर निकल गया या सिक्योरिटी में भी उसके आदमी मौजूद थे? मेरी तशवीश बढ़ती जा रही थी। यह भी मुमकिन था कि वो किसी कमरे में फौरी तौर पर छुप गया हो और सोचा हो कि पार्टी खत्म होने के बाद वहां से निकलने की कोशिश करूं। मैंने कहा, आप नॉर्मल नजर आने की कोशिश करें और मेहमानों में जाएं। अब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस मामले से निपट लूंगा। फिर मुझे अचानक एक ख्याल आया और मैंने कहा, अगर हो सके तो कराची से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी करवा दें। अहमद अली साहब ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। तुम जानते हो कि आजकल मेरी पार्टी इक़्तिदार में नहीं है। पुलिस के आला अफसरान मुझसे वादा तो कर लेंगे, मगर ऐसा करेंगे नहीं। मैंने तवील सांस लिया, कहा, खैर आप मेहमानों को रुख्सत करें, मुझे को कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, अपने किसी एतमाद के आदमी को भेज दें। वो रुख्सत हो गए तो मैंने अपना जायजा लिया। मेरे जिस्म पर बैरों वाली यूनिफॉर्म थी। उसकी बुशर्ट भी एक पहलू से बुरी तरह फटी हुई थी। बुशर्ट के उस हिस्से पर खून के धब्बे देखकर मैं चौंक उठा। शायद माइकल के वार से मैं जख्मी भी हुआ था। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मोहतात अंदाज में दरवाजा खोला तो अहमद अली साहब का एक मुलाजिम अंदर आ गया। बोला, मुझे साहब ने भेजा है, आपने मुझे बुलाया था। मैंने कहा, हाँ तुम बाहर जाओ। गेट से दाईं तरफ एक ऑफ वाइट टोयोटा क्राउन खड़ी है, उसमें एक अमेरिकन खातून बैठी होंगी। उनसे कहना कामरान साहब ने कहा है कि काम हो गया है, वो अंदर आ जाएं, उन्हें यहीं लेकर आ जाना। मुलाजिम ने अदब से सर झुकाया और बाहर निकल गया। मैंने एक मरतबा फिर कमरा अंदर से लॉक किया और अपनी बुशर्ट और बनियान उतार दी।
मेरी कमर और पेट के कुछ हिस्से पर खासी गहरी खराश थी, उसमें से उस वक्त भी खून रिस रहा था।